अच्छा बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। अब इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जो है लाइक स्टोन, ये हमारा मेथड है आज का। इसको आप अंडरलाइन कर लें टॉपिक को। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ irregular shaped objects like for example stone, और उसके लिए हम यूज करेंगे apparatus which is named as Meyring cylinder. You know about Meyring cylinder? It is a glass वेसल है, ग्लास होती है जिसके अंदर जिसके ऊपर ग्रेजुएशन आपको डायग्राम नजर आ रही है। दिस इज द मैरिंग सिलेंडर। अच्छा, अब इसमें जो कैम्ब्रिज में आपका क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड मैरिंग सिलेंडर, वो तकरीबन 3 to 5 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका पेपर 4 जो आईबीसी थ्योरी का में भी आता है, और आपका जो पेपर है एटीपी का अल्टरनेटिव प्रोफेसर, उसमें भी मैरिंग सिलेंडर से क्वेश्चन। अब देखिए जरा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये है, फर्स्ट एमसीक्यू टू कंट्री आस्क क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ यू विल फाइंड द वॉल्यूम इरेगुलर पीस ऑफ स्टोन यूजिंग मैरिंग सिलेंडर। इसमें सबसे पहले स्टेप आपके पास ये होगा कि यू विल ऐड अ नाउन वॉल्यूम ऑफ वाटर to the MC. MC stand for Meyring cylinder and record its reading as V1। मतलब आपने सबसे पहले इसमें पानी डालने हैं और उसका इनिशियल वॉल्यूम मेजर करना है। अच्छा, अब इस चीज में इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, इसका जो आपने रीडिंग लेनी है, ये जो इसकी कर्व शेप होगी ना टॉप पे, इसके जो लोअर सरफेस है यहाँ से आपने रीडिंग को नोट करना, दिस वन। यहाँ पे आपने जो अपर सरफेस है कॉर्नर्स की, इसको नहीं लेना, बल्कि जो लोअर सरफेस है तो बोलते हैं लोअर मिनिट, इसको आपने रीड करना, दिस वन। दिस इज द राइट पोजीशन। तो मैरिंग सिलेंडर में इस चीज का ख्याल रखना कि जब भी रीडिंग लेनी है तो लोअर मिनिस्टर्स को रीड करना। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आप मेजर करेंगे, दिस इज टेकन एज वॉल्यूम V1 इनिशियल वॉल्यूम। ये पहला स्टेप होगा। इसके बाद इसका दूसरा स्टेप है gently immerse the stone into cylinder। सिलेंडर में आपने बड़े आराम से जो स्टोन या कोई रेगुलर है उसको इमर्स करवाना है। मतलब जीनी के जोर से तो नहीं करना, क्योंकि अगर आप जोर से थ्रो करेंगे तो जो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम था उसका वाटर कुछ स्प्लैश करेगा और वो बाहर निकल आएगा और वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल आपकी जो रीडिंग आएगी वो गलत हो जाएगी। तो पहले ये दो स्टेप आप लोग नोट डाउन कर लें अपनी कॉपीज में। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसका नंबर 3 पे देखें। स्टेप नंबर 3 में कह रहा है gently tap the cylinder a few times and then record the final recording reading as V2। इसमें आपने ये करना है कि अब आपने पहले वाटर को थोड़ा सा टैप करना है। टैप करने का मतलब कि इसको थोड़ा सा वगैरह से मूव करेंगे, ताकि उसके अंदर जो एयर अगर टैप होगी, एयर के ड्रॉप, एयर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर टैप होगी और उसमें गैप आ गया है, वाटर में कुछ ड्रॉप में टैप होगी, तो वो खत्म हो जाए और एक्यूरेट रिजल्ट है। उसको हम आगे अभी देखते हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं है। तो स्टोन डालने के बाद जो आपके पास न्यू वॉल्यूम आएगा उसको आपने नोट डाउन कर लें एज बी। और लास्ट स्टेप में आप ये करेंगे, यू विल सेपरेट द फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम लाइक V2 minus V1। So this will give the volume of irregular मीन फर्स्ट करें, पहला वॉल्यूम था
V1 था आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब, और जब आपने स्टोन डाल दिया तो बना हो 16 सेंटीमीटर, और जब आप इन दोनों को माइनस तो वो कितना हो जाएगा 5। तो इस 5 तो इस तरह से बच्चे आपने रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखें। इसमें पहला क्वेश्चन वो बन रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई द स्टोन मस्ट बी इमर्स्ड जेंटली इनटू द सिलेंडर। इसमें हमने लिखा था ना सेकंड स्टेप जेंटली इमर्स, वो क्यों? टू प्रिवेंट द स्प्लैश मूविंग आउट ऑफ सिलेंडर और वाटर इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब ये ना हो कि अगर आप जोर से वाटर उनको थ्रो करें, जैसे कुछ वाटर स्प्लैश करके बाहर और वो वॉल्यूम जो वॉल्यूम भी बनता वो कम हो, और इस तरह से वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, इसलिए आपने जेटली यूनिवर्स। फिर इसके बाद इसमें दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास बन रहे हैं वो है, एक्सप्लेन व्हाई द सिलेंडर इज कैप्ड अ फ्यू टाइम्स फाइंडिंग द वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम एज द। अच्छा, इसमें ये होगा, ये आपके पास जो सेकंड वॉल्यूम V2 फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है, उस फ्लैट टैप करना है पूरा, और वो क्यों करना है ये देखें, इसका आंसर ये बनेगा, टू evacuate the dissolved air from the water so that we get accurate volume reading as। मतलब अगर कोई एयर टैप हो गई है तो या डिजॉल्व हो गई है वाटर की, जैसे वॉल्यूम नहीं आ रहा तो वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ वाटर का वॉल्यूम रह जाए। ओके, और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा देखते हैं। इसमें उसने कहा है कि लिस्ट द प्रिकॉशन। अच्छा, ये प्रिकॉशन जो है एक एक दो दो नंबर की, ये आपका एटीपी जब जो पेपर है पेपर से, उसमें ये प्रिकॉशंस लाजमी पूछा है, इसलिए। सर आपकी आवाज कम आ रही है। जी बच्चे, अब आ रही है आवाज सही है आपको? हाँ अब ठीक आ रही है। ओके, अच्छा, ये प्रिकॉशंस जो हैं आप जरा ये साथ साथ लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में list the precaution you should take when finding the volume of a liquid placed in a measuring cylinder as accurately as possible। तो फर्स्ट प्रिकॉशन क्या होगी, प्लेस द measuring cylinder on a flat horizontal surface। जी बच्चों, आप साथ साथ लिख रहे हैं इसको? यस सर। ओके, सेकेंड प्रिकॉशन होगी इसकी, रीड द करेक्ट मीनिस्कस। रीड द करेक्ट मीनिस्कस मतलब जिस मैंने आपको कहा था ना कि ये आपके पास और ये इसका थर्ड सेंटेंस, तो आपने इसके लोअर मीनिस्कस इस थर्ड सेंटेंस को मीनिस्कस, तो आपने दिस इज राइट। फर्स्ट यहाँ पे रीडिंग आ रही है 21 और यहाँ पे रीडिंग आ रही है 19। तो अब आपने 19 को लेना है 21 नहीं कर, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये फर्स्ट प्रिकॉशन होगी, सेकंड प्रिकॉशन होगी, और थर्ड ये है वाइड पैरेलल एरर। हमने पैरेलल एरर की पहली बात कही कि यू विल पुट योर आईसाइट एट राइट एंगल। देखो यहाँ पे आप अपने आईसाइट को राइट एंगल रीडिंग के साथ, मतलब आप इसको
this is high position at right angle to the lower meniscus. जी बेटा लिखिए आपने. Yes, sir. ओके. अच्छा, तो इस तरह की क्वेश्चंस और इस तरह की प्रिकॉशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जी. आपका पेपर 4 जो है उसके लिए भी और पेपर 6 जो है ATP का उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए इन प्रिकॉशंस को बड़े अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज कर लेना है. अच्छा, एक लास्ट प्रिकॉशन इसकी और देख लीजिएगा प्लीज. प्लेस द सिलेंडर इन स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कंडीशन. अच्छा, अब लेबोरेटरी कंडीशंस क्या होती है? स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कंडीशन, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप लेबोरेटरी कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें हम प्रेशर देखते हैं और टेम्परेचर देखते हैं रूम का. तो रूम का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारे पास स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कंडीशन में टेम्परेचर मस्ट बी अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो प्रेशर होगा वो तकरीबन 760 और mm of mercury Hg. This is the symbol for mercury. और इसको these are supposed to be standard condition and condition of temperature and pressure. अच्छा, अब सिलेंडर जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं उनके ऊपर एक नॉर्मली ये भी लिखा हुआ होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसको भी हम देख लेते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क ऑन द सिलेंडर. ये भी 1 और 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है. तो इसका मतलब यही होगा जैसे अभी मैंने आपको बताया दिस इज रूम टेम्परेचर. This means that the cylinder will give accurate readings for the volume if it is kept in temperature condition of 25 degrees centigrade. जब भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो मेजरिंग सिलेंडर जो है it will give the correct result, मतलब करेक्ट वॉल्यूम मेजर करेगा. लेट्स सपोज अगर ये किसी ऐसी की जगह पे है जहाँ पे 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है या फिर माइनस में टेम्परेचर है तो फिर क्या होगा? आपने पढ़ा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ को हीटअप करें या उसको कूल डाउन करें तो उसके वॉल्यूम में चेंज आती है. तो मेजरिंग सिलेंडर ग्लास का बना होता है तो उसका टेम्परेचर अगर आप 25 से ज़्यादा करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, साइज उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. और इसी तरह से कूल डाउन करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है ग्लास. तो इसकी रीज़न देखिए नीचे मैंने लिखी है. इफ़ द सिलेंडर इज केप्ट in colder or hotter condition due to the contraction and expansion of the cylinder, the reading of the volume will be greater or lesser than the actual value. So this is called thermal expansion. ठीक है बच्चे, समझ आ गया ये? Yes, sir. गुड. इसको भी नोट डाउन कर लें. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ. जी विशाल लिख लिया बेटा.
Yes, sir. ओके, अब हम इसका थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ये आ रहा है इसका सी हाँ, describe an experiment to find the volume of a stone using Eureka can method or Eureka method, and it is also named as displacement method. अच्छा, अब displacement method और जो अभी हमने पहले वॉल्यूम डिफरेंस मेथड किया उसमें डिफरेंस क्या है तो जरा अंडरस्टैंड कर लें। इसमें बेसिकली हमारे पास एक मायरिंग सिलेंडर होगा और एक फ्लास्क सिलेंडर ग्लास सिलेंडर होगा, उसके अंदर हम वाटर डालेंगे और इसकी ये आउटलेट बनेगी है। जब आप स्टोन थ्रेड के थ्रू डालेंगे तो सम ऑफ द वाटर विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस सिलेंडर टू दिस सिलेंडर। तो अब ये जितना वॉल्यूम इसमें ट्रांसफर होगा वाटर का, that transfer volume is actually due to this stone. So that is why the volume of this transfer water actually the volume of stone. तो इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लें, ये भी तकरीबन 3 to 4 मार्क्स का आता है आपका। तो इसमें डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट to find the volume of a stone using Eureka method or displacement can method. इसका step 1 सेम है, fill up the displacement can with the water up to its brim and then gently immerse the stone completely into the water using a trap. So some of the water will move to the cylinder and the volume of this water which is shifted towards cylinder is actually the volume of the stone. क्योंकि स्टोन की वजह से डिस्प्लेस हुआ वाटर, उस वाटर के वॉल्यूम को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टोन। और स्टेप नंबर 3 में आपने लिखते हैं कि measure the volume of water currently in the wiring cylinder and this reading of the volume will be equal to the volume of stone, जो हमने ये लिखा है। अब देखें डायग्राम की तरफ हम दोबारा आते हैं। डायग्राम में जैसे बताया है आपको, जी ये देखिए आपके पास ये डायग्राम आ रही है, ये आपके पास दिस इज डिस्प्लेसमेंट कैन। और इसकी एक चीज आप नोट डाउन करनी है, वो क्या है कि ये यहाँ से ओपन है इस साइड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फिल द वाटर अप टू ब्रिम। ब्रिम का मतलब जहाँ तक आपने इसको फिल किया, क्योंकि इसके ऊपर वाटर नहीं जाएगा, वो बाकी बाहर निकल आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फिल द वाटर, देन ये पहला स्टेप हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में यू विल put the stone with the help of that in water. So you will see some of the water will move from your can towards cylinder. तो अब जो सिलेंडर में वाटर आया है, बेसिकली दिस इज displaced due to this stone. That is why it is also named as displacement method. अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो जो मैंने ऊपर लिखा था वॉल्यूम ऑफ स्टोन is actually the volume of displaced water. VD stand for displaced water. जी बच्चे, क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes, sir. ओके, ये डायग्राम भी आप लोग बना लें।
और मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको। अच्छा, ये इसका लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है इसमें, सिंपल पेंडुलम का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. ओ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। सिंपल पेंडुलम। जी बेटा, अब हम ये टॉपिक देखिए नेक्स्ट, दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो डायग्राम है वो आपके सामने ये नजर आ रही है आपको। इसमें एक थ्रेड होता है और थ्रेड के साथ एक मेटल बॉल लगा होता है। सो दिस मेटल बॉल अटैच विद द थ्रेड, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अच्छा, अब इस सिंपल पेंडुलम में जब हम देखते हैं इसकी लेंथ को, तो इसमें टोटल जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम होगी वो बेसिकली देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ्स। वन इज लेंथ ऑफ थ्रेड and one is radius of the bob. Bob is this, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है लेंथ ऑफ थ्रेड, और उसके बाद ये जो आपके पास बॉब नजर आ रहा है, इसका जो रेडियस है, दिस इज आर, दिस इज एल। और इन दोनों को जब आप एड अप करेंगे यहाँ से यहाँ तक, दिस टोटल यहाँ से ये आ रहा है और यहाँ से लेंथ है स्टार्टिंग लिमिट। सो दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ पेंडुलम। So length of thread plus radius of the ball. This shows the total length of the pendulum. अच्छा, अब ये पेंडुलम जो है इसकी मूवमेंट हमने देखनी है, और मूवमेंट जो है ऑसिलेशन जिसको हम कहेंगे, देखिए सेकंड डायग्राम में ये आपको टोटल लेंथ दिखा दी इसमें, और इसका जो क्वेश्चन यही बनाया हुआ टोटल लेंथ जैसे हमने अभी फाइंड आउट करी है। डिस्क्राइब हाउ यू measure the length of the pendulum as accurately as possible. So we will measure the length of the thread using a meter rule. मीटर रूल की मदद से आपने थ्रेड की लेंथ फाइंड करनी है फर्स्ट स्टेप में। फिर we will find the diameter of the bob of the pendulum using a micrometer and divide it by 2 to find the radius, क्योंकि जो माइक्रोमीटर से उसका टोटल डायमीटर आएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द रेडियस। वैसे आप रेडियस आपको लिखा हुआ दिया जाएगा, क्योंकि अब माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज आपके सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद जो लास्ट में हमने देखा इसका फार्मूला टोटल लेंथ का, लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस लेंथ ऑफ और रेडियस ऑफ बॉब, दिस टू विल गिव द सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अवॉइड पैरेलक्स एरर by placing the line of sight perpendicular to the stick, and make sure that the micrometer has no zero error. ओके, अभी आपके पास, अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं पेंडुलम को।
जी बच्चे, अब देखें, अब पेंडुलम की जो मूवमेंट है, ये आपके पास पेंडुलम हो गया। जब ये मूव करता है एक साइड पे और फिर वापस आता है दूसरी साइड पे, सो दिस इज इट्स मीन पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट, and this is first extreme position and this is second extreme position. अब ये जो बॉब है, ये एक, मतलब आप यहाँ से अगर हमने x से y और y से x, this actually named as, this movement is called one vibration or one oscillation. तो अब जब आपने जो टाइम नोट करना है वो तकरीबन 20 वाइब्रेशन, 20 टाइम्स जो वो ओ से पास करें, तो उसको हम कहेंगे 20 ऑसिलेशन. Like is that x to y, y to x. This is one vibration. जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप घर से स्कूल जाती हो, स्कूल से दोबारा वापस घर आती हो. This is one complete cycle, complete round trip. This is called one vibration or one oscillation. या आप यूँ भी समझ लें, जैसे आप पार्क में स्विंग लेते हैं, तो फर्स्ट 15 पोजीशन से आप स्टार्ट करते हैं और दोबारा जब वापस उस पे आते हैं तो वो वन ऑसिलेशन होता है. ठीक है बच्चे, समझ आ रहे हैं ये पॉइंट? Yes, sir. ओके. अच्छा, अब इसमें एक चीज आपने देखनी है, टर्म हम इसमें पढ़ेंगे, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम फॉर, इसको आप लिख लें, टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन. वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम होगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 आवर टाइम टी. जहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा कम हो जाए और जहाँ पे टाइम कम ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम. नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और टाइम पीरियड होगा ऐसे इक्वल टू 1. तो ये सिंपल पेंडुलम का आपका काम है, इसको आपने नोट डाउन करना है और इसको अच्छे तरीके से पढ़ना एक दफ़ा, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे. कल इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आज हमारा यहाँ तक सिंपल पेंडुलम का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखेंगे.